बोलिए। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स। जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्या क्या हमें चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर में ट्रेड करने से पहले और किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चेकलिस्ट देखनी पड़ती है दैट इज नंबर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हम कितना कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर मार्केट में हर एक पर्सन का कैपिटल डिफरेंट रहता है। कोई 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, कोई 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करता है, कोई 10 लाख से करता है, और जो बड़े प्लेयर्स है वो 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ से भी इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। सो हमें अपने कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड लेना है। अगर आपका कैपिटल साइज सपोज 10,000 है या 20,000 है या 1 लाख है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टॉक्स को कैटेगराइज करना है। आप सपोज कीजिए आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको स्टॉक अच्छा लगता है लाइक एमआरएफ टायर्स, बट एमआरएफ का सिंगल शेयर ही 80,000 का एक शेयर है। तो आप अगर आप एक शेयर भी लेने जाओगे तो 80,000 में मिलेगा आपको, लेकिन आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ओनली 10,000, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो जब भी ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना कैपिटल साइज देखना पड़ता है कि कितने कैपिटल से वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे एक एक शेयर खरीद सकते हैं किसी कंपनी का, लाइक जैसे एचडीएफसी बैंक है, आज की डेट में 1400 का प्राइस चल रहा है एचडीएफसी बैंक का, तो आप एक शेयर खरीद कर भी 1400 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कोई स्मॉल कंपनी है लाइक जैसे अशोक लीलैंड है, 150 रुपए के करीब उसका प्राइस चल रहा है, तो 150 रुपए में आप उसका एक सिंगल शेयर भी खरीद सकते हैं। तो आप मंथली बेसिस पर अपना इन्वेस्टमेंट साइज बढ़ा भी सकते हैं। लाइक आप हर महीने 10-10 हजार इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में लगभग आप 1,20,000 ओवरऑल इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कैपिटल आप मंथली बेसिस पर भी बढ़ा सकते हैं, वीकली बेसिस पर भी बढ़ा सकते हैं, और 6 मंथ या ईयरली बेसिस पर भी अपना कैपिटल स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट अप या डाउन रहता है, डाउनवर्ड में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कैपिटल ज्यादा डिप्लॉय करें ताकि हमें अच्छी क्वालिटी के शेयर्स लोअर प्राइस पर मिल जाए। तो देवदुलाल जी, अभी आप कितने कैपिटल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं? कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में? मैं शुरू में तो 25-50 से शुरू किया था। 25,000 या 50,000 से स्टार्ट किया था आपने? चलो हाँ, वैसा ही किया था। उसके बाद ओके लॉस घट जाता था, कैपिटल लॉस ही तो होता ही था, आपको तो बोले है। ओके ओके। हाँ, फिर वो तो लगाते थे, डिपॉजिट करते यहाँ थे। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी एक नया ट्रेडर या एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए, कैश सेगमेंट में, ताकि अगर अच्छा। नुकसान हो भी तो लिमिटेड नुकसान हो, वो लॉन्ग टर्म हाँ। के लिए स्टॉक्स को होल्ड कर सकता है, जिसमें उसे आज नहीं तो कल शेयर के प्राइसेस अच्छी कंपनीज के दोबारा ऊपर आ जाते हैं। तो हाँ हाँ हाँ। कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग अपना स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इनिशियली कैश सेगमेंट में स्टार्ट करके आप शेयर मार्केट में अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज टाइम होराइजन। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपने सपोज 1 लाख का कैपिटल से इन्वेस्ट किया या आपने ट्रेड किया, तो टाइम होराइजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आप जब किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो डिपेंड करता है आप उसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं या पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं स्टॉक को। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स आप उसे 1 वीक या 1 मंथ के लिए लेकर जा रहे हैं, 2 मंथ के लिए स्टॉक को लेकर जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं। और इंटरडे का मतलब होता है आप स्टॉक को आज खरीद रहे हैं और सेम डे में सेल कर रहे हैं। एक होता है ऑप्शन बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। आपने कोई स्टॉक डिलीवरी में आज खरीदा और नेक्स्ट डे उसे सेल आउट कर दिया। तो टाइम होराइजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बिकॉज टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग ही आप स्टॉक्स में बाय या सेल की एंट्री लेते हैं। अब सपोज कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं लेकिन उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता, तो उन स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स आर डिफरेंट, ट्रेडिंग स्टॉक्स आर डिफरेंट। तो अपने टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि लाइक सपोज आपको किसी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देती है, लेकिन
लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं देती। तो टाइम अच्छा। होराइजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी इन्वेस्टमेंट करते समय, ट्रेडिंग करते समय। सपोज आप कोई स्टॉक देख रहे हैं, सपोज आप एचडीएफसी बैंक देख रहे हैं, रिलायंस देख रहे हैं, मारुति देख रहे हैं, या कोई पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, अदानी पोर्ट्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अब सपोज कीजिए जब आप स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, टेक्निकल चार्ट देखेंगे, आप 1 आवर का चार्ट भी देख सकते हैं, आप 1 वीक का चार्ट देख सकते हैं, आप डेली चार्ट भी देख सकते हैं। तो टाइम फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में आपको चार्ट डिफरेंट उसके कॉन्सेप्ट्स दिखाएगा। लाइक शॉर्ट टर्म में चार्ट दिखाएगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, अगर आप उसका वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे आपको स्टॉक मेजर अप ट्रेंड दिखाएगा। तो टाइम होराइजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपने अकॉर्डिंगली जैसा आपको सूट करता है। ओके। हाँ, एक टाइम होराइजन जिसको आप बोलते हैं, मतलब कौन सा जो है वो कैसे सिलेक्ट करूंगा, वो कैसे जानूंगा जो ये शॉर्ट टाइम में फ्लक्चुएट होगा, ये इसी में लाभ नुकसान जो होगा लेके प्रॉफिट लेके हम मुझे जल्दी 3 महीना 2 महीना 4 महीना में निकल जाना है, और कौन शेयर जो है जो सोलो मूवमेंट ही करेगा लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप जो बोल रहे हैं फर्स्ट ऑफ तो। ऑल सर, आपको अपना कैपिटल देखना है कि आप कितने कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, अच्छा। मार्केट में दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर्स, एक होते हैं इन्वेस्टर्स। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा। खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को लिया है या इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। सपोज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, आप उसे 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना या अच्छा। 2 महीना के लिए रख सकते हैं। अच्छा, उसको आपने अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग बोलते पॉइंट हैं। ऑफ व्यू से लिया है अगर, तो आपका व्यू अच्छा। होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल का व्यू होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओ, आपको खुद को पहचानना है कि आपने महीने, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए या 1 हफ्ता के लिए ट्रेड लिया है, या आप उस स्टॉक को आने वाले 2 साल या 3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। अच्छा। जी। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप चार्ट पर देखेंगे कि सपोज आपको 2 साल के लिए लेना है स्टॉक, 3 साल के लिए लेना है, तो आप स्टैगर्ड मैनर में स्टॉक को बाय करेंगे। मींस सपोज आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर का है, इन्वेस्टर कैटेगरी में हैं, आप क्या करेंगे, सपोज आपने रिलायंस बाय करना है, आप स्टैगर्ड मैनर में बाय करेंगे और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे। मींस 4 से 5 कंपनी के स्टॉक्स लेंगे, लाइक रिलायंस लिया आपने, आप एचडीएफसी बैंक लेंगे, मारुति लेंगे, टाटा मोटर्स लेंगे, या अदानी पोर्ट लेंगे। 4 से 5 कंपनियां, 8-10 कंपनियों का पोर्टफोलियो आप बनाएंगे और सब में सपोज 15 से 20% पैसा सभी स्टॉक्स में डिप्लॉय कर देंगे। उससे क्या होगा कि सपोज एक कंपनी का प्राइस नीचे भी आता है, तो रिमेनिंग 5 या 6 कंपनी, 8 कंपनी के स्टॉक्स आपने लिए हैं, वो आपको प्रॉफिट देंगे। तो टाइम होराइजन के हम्म। साथ साथ आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके। लाइक आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब 2 साल में मार्केट, सपोज आपको आज का सिनेरियो देखें कि मार्केट अपने पीक के करीब है, तो आप क्या करेंगे, 1 लाख की बजाय अभी 20% पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में। अब मार्केट जब गिरेगा फर्दर, सपोज आज बाजार 17,400 पर है, बाजार हम्म। गिरकर नीचे आ गया सपोज 16,000 पर, तो आप 20% हम्म। पैसा तब डिप्लॉय करेंगे। मार्केट फिर हाँ। सपोज 15,000 आ गया, तो फिर ट्वेंटी हम्म। परसेंट पैसा आप डिप्लॉय करेंगे मार्केट स्टैगर्ड मैनर में। इससे क्या होगा, आपका ठीक। कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग काफी नीचे आ जाएगा स्टॉक्स का, हम्म। जिससे कि हम्म। मार्केट रिवर्सल लेगा आने वाले टाइम में, तो आपको प्रॉफिट एक नॉर्मल इन्वेस्टर या ट्रेडर के कंपैरिजन में अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ एवरेज है स्टॉक्स बाइंग का, वो काफी लोअर प्राइस हम्म। पर होगा। हम्म। हम्म। तो जब भी आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम होराइजन देखिए कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर इन्वेस्ट कर अच्छा। रहे हैं 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कोशिश करें आप कंपनी का शेयर ना देखें, आप कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसा वर्क करती है, और कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट सेक्शंस है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पिछले 3 सालों का कंटिन्यूसली राइज कर रहा है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, प्लस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी अपने कर्ज को चुका पा रही है या नहीं चुका पा रही है। तो ये सब चीजें हमें देखनी ये होती सब है दिखा ट्रेडिंग जाता है क्या किसी इन्वेस्टमेंट जगह के में दौरान। जो कंपनी का उसका लोन कितना है, वो चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है?
ये जी सब कैसे ये दिखाई देता है उसका यस, चार्ट ये में? हम चेक कर सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के थ्रू। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हायर साइड पर है तो कहेंगे कि कंपनी ने काफी ज्यादा लोन लिया हुआ है। हम्म सो टाइम हम्म। होराइजन इंपॉर्टेंट है, आप वो भी इन्वेस्टमेंट देखने करने का की जगह है, कोशिश करें। यस सर। माने वो भी देखने का जगह है, वो कंपनी का यस जो यस, आप काफी सारी लाइबिलिटी बोलते वेबसाइट्स हैं। अवेलेबल हैं, मैं आपको बताऊंगा उन वेबसाइट सर, अच्छा आप देख सकते अच्छा हैं। ओके। अच्छा अच्छा। सो ठीक। नेक्स्ट वन इज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, नंबर थर्ड। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हम्म सपोज मारुति में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप कैनरा बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अदानी पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिलायंस हम्म पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या भारती एयरटेल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, मेरा रिस्क कितना होगा, इसके डाउन आने के कितने चांसेस है, और मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा। अब सपोज कीजिए आपको रिवॉर्ड तो मिल रहा है 1 रुपए का, लेकिन रिस्क है उसमें 10 रुपए का, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे? हम्म। अगर किसी रिवॉर्ड। कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आपको हम्म। रिस्क दिख रहा है कि 10 गुना रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट आएगा तो 1% प्रॉफिट आ सकता है, 1 गुना हाँ प्रॉफिट हाँ आ हाँ। सकता है, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? ना बिल्कुल। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होना चाहिए, कि मान के चलिए आपको अगर 1 रुपए का नुकसान हो सकता है, तो प्रॉफिट की कैपेसिटी सपोज 10 गुना हो उसमें। लाइक अच्छा। जहां आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये 40 से 50% प्रॉफिट भी दे सकता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल माना जाता है कि 1:2, 1:3, 1:5, ये रेशियोस माने जाते हैं कि आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 5 गुना आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में। एज इट इज, आपको स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेड करें, किसी भी स्टॉक में, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बुक कीजिए और स्टॉप लॉस को मैनेज कीजिए। जब मार्केट गिरता है तो आप स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि क्या होता है, सपोज आपने कोई शेयर 100 रुपए पर बाय किया और वो हम्म 90 रुपए पर आ गया, आपको लगता है नहीं ये रिवर्स कर जाएगा, 90 से दोबारा 110, 120 जा सकता है, लेकिन वो स्टॉक 90 रुपए से 80 रुपए आता है, 70 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए रह जाता है एट लास्ट। तो अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, आपने रिस्क लिया कि सपोज 100 रुपए पे आपने शेयर बाय किया, आपने बोला कि मैं 10% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा इस स्टॉक में, तो सपोज जैसे वो 90 रुपए को ब्रेक करता है 10% नीचे, तो आप उस स्टॉक से, शेयर से एग्जिट हो जाएंगे थ्रू स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मींस आप वहां पर उस शेयर को सेल कर देंगे और उस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, आप फर्दर अनदर हम्म कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा कि लाइक अगर वो 90 रुपए से शेयर 50 रुपए, 40 रुपए या 10 रुपए रह गया, तो आपका कैपिटल स्टक नहीं होगा, आप अनदर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। और स्टॉक मार्केट में इसी तरह से काम होता है, अगर आप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको 15 के 15 शेयर प्रॉफिट नहीं देंगे, आपको हम्म। थोड़ा थोड़ा पैसा हर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो लार्ज कैप है या मिड कैप कंपनीज है, जो अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स से 5 ईयर्स से रेगुलर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है अपने प्रॉफिट्स में। तो आपको अच्छा। 10 से 15, 15 से 20 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और सभी कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देगी, उसमें से मान के चलिए आपने 15 कंपनी में इन्वेस्ट किया, 15 में से आपको 10 कंपनी प्रॉफिट दे रही है, 5 कंपनी नुकसान दे रही है, लेकिन जो हम्म 10 कंपनियां प्रॉफिट देंगी आपको, वो 5 कंपनी का लॉस भी कवर अप देगी, करेगी, और आपको अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देगी। सो मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको 1:3 रखना है, 1:5 रखना है, या 1:7 रखना है, और टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल के लिए स्टॉक लिया और भूल गए, आपको क्वार्टरली बेसिस पर जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, स्टॉक्स में अच्छा। क्या मोमेंटम है, कोई बड़ा मेजर अनाउंसमेंट तो नहीं आया, वो सब आपको चेक करना है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। और सबसे मेन चीज, जब कोई स्टॉक आपका प्रॉफिट में जाता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। मींस आपने 100 रुपए का कोई शेयर लिया और वो 100 रुपए का शेयर 140 रुपए हो गया, आप 140 पर उसे नहीं बेचना चाहते, आप क्या करेंगे, 120 या 130 के आसपास स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, कि अगर 130 से नीचे वापस आएगा तो आप उस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। इस केस में आपका जहां 90 रुपए पर स्टॉप लॉस होना था, आपने 130 रुपए पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, जिस वजह से आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगे। अब सपोज वो 130 को हिट करके नीचे दोबारा 90 पर आ जाए, तो अगर आपने प्रॉफिट ना बुक किया होता,
तो आपको नुकसान उठाना पड़ता 90 रुपए पर। लेकिन दूसरी तरफ आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, ट्रेल मीन्स अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लिया, जिसमें अगर बाजार गिरता है तो आप 130 रुपए पर स्टॉक में एग्जिट हो जाएंगे। राइट सर? अच्छा। आप करते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के मैं दौरान? अभी तक मैं सीखा नहीं कैसे होता है, स्टॉप ओके लॉस भी लगाया भी नहीं और ट्रेल भी किया नहीं, तो ओके। वही भी सुनते हैं, ये सीखना चाहिए। और यही सब थोड़ा अभी भी पीछे है मैं। और मैं एक पूछ लेते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जो स्टॉक में खरीद के रखूंगा, उसमें भी स्टॉप लॉस लगाना होता है क्या? यस, उसमें भी अपने माइंड में रख सकते हैं कि अगर ये स्टॉक सपोज 130 रुपए चल रहा है, 150 चल रहा है, मैं अगर 120 रुपए से नीचे आया तो एग्जिट कर जाऊंगा। जीटीसी बिड हाँ आप हाँ। लगा सकते हैं बाइंग बाइंग के लिए, मैं ये तो नहीं सेलिंग के उस लिए भी स्टॉप लॉस जीटीसी लगा ऑर्डर के रख लगा दिया, सकते हैं। वो मैं देखा नहीं तो हिट करके चलो, ज्यादा लॉक्सन नहीं हुआ, वो प्रॉफिट जी ही जी। दिया, ऐसा तो नहीं होगा? मार्केट में जब भी आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो एक डिसिप्लिन के साथ आप काम करते हैं, क्योंकि जब तक आपका कैपिटल बचा रहेगा आप मार्केट में बने रहेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट ना आपका मैं सारा वो चीज, पैसा हाँ हाँ, वाइप आउट मैं कर जो देगी। चीज पूछते हैं सर, मैं जो चीज पूछते हैं वो समझ लीजिए। मैं बोल रहे वो मेरा स्टॉक मेरा है, एमआरएफ का है, रिलायंस का जो भी है, मैं डेली नहीं देखते, चलो अगर देखते हैं भी ठीक है, तो मैं एक दिन स्टॉप लॉस लगा दिया, मैं एक दिन स्टॉप लॉस लगा दिया, वही चलेगा कि डेली मुझे लगाना पड़ेगा? वो तो मार्केट डेली बंद हो बेसिस पर जाने पर लगाना पड़ेगा आपको। वही मैं पूछे, वो तो मार्केट बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, वो तो रहेगा बिल्कुल। नहीं। आप फिर आप मॉर्निंग में मुझे देखना पड़ेगा। जी, हाँ, अच्छा आप अच्छा, वो लगाना सेलिंग पड़ेगा। का टारगेट लगा सकते हो। लाइक आपने 100 रुपए पर शेयर खरीदा और आपने उसकी बिड 150 पर लगा दी, जीटीसी बिड, गुड टिल कैंसल्ड। जब तक 150 का रेट नहीं आएगा वो आपकी बिड लगी रहेगी। सेलिंग के केस में क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने 130 रुपए का क्लोजिंग हुआ आज, और आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था सपोज 120 का, अगले दिन बाजार खुला सीधा 110 रुपए पर, तो आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर ही नहीं होगा। क्या बोलिए? गेटिंग माय पॉइंट सर? क्या बोले, आगे बोलिए क्या? मैंने ये कहा कि सपोज हाँ कीजिए बाइंग के केस में जब हम सपोज आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ है 100 रुपए पर, और वो हाँ स्टॉक आप चाहते हो कि 150 रुपए पर सेल करना चाहते हो, हाँ आप हाँ हाँ। उसमें जीटीसी बिड लगा सकते हो। गुड डील कैंसल बिड होती है, पोजिशनल बिड आप उसमें लगा सकते हो सेलिंग के लिए 150 रुपए पर। आपको उसमें डेली बिड नहीं लगाना पड़ेगा, 150 रुपए पर उसे सेल कर सकते हो। जब भी वो 150 रुपए का प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिकली सेल होगा। बिड आपने आज लगाकर छोड़ दी, अगले 2 महीने, 6 महीने, साल के लिए वो जब तक 150 का प्राइस नहीं आएगा वो बिड लगी रहेगी आपकी। स्टॉप लॉस के केस में वो क्या होता है कि सपोज कीजिए वो अगले क्या दिन क्या स्टॉक चीज है वो जो बोल रहे हैं, वो जीडीबी क्या बोल रहे हैं? जीटीसी बिड, जीटीसी बिड। अच्छा अच्छा, वो पेज में आता है क्या? हाँ जी, उसमें एप्लीकेशन में आता है। अच्छा, वो प्राइस में, स्टॉक का प्राइस में क्लिक करने के बाद वो आएगा, वो चेक करूंगा यस मैं, तो यस इसीलिए। यस यस। अच्छा, जीटीसी बीट, अच्छा, उस पर ओके। क्लिक करके मैं प्राइस डाल सकते हैं? यस यस। अच्छा, सेलिंग का तो प्राइस आप डाल सकते हो अगले महीने के लिए, अगले 2 महीने, 3 महीने के लिए। नहीं, लेकिन ऐसे सेलिंग तो के मैं केस देखे कि स्टॉप लॉस में जब क्लिक करते तो स्टॉप लॉस प्राइस एक आता है, एक ट्रिगर प्राइस आता है, दोनों यस, जगह उसमें आपको जगह प्राइस चलती का है। डिफरेंस भरना होता है। सपोज ट्रिगर प्राइस में आपने डाला 90 रुपीज, और प्राइस में आपने 90 रुपीज डाले, दोनों में इक्वल प्राइस भी डाल सकते हैं, या 1 रुपया या 50 पैसे का डिफरेंस भी आप उसमें भर सकते हैं। अच्छा, किसमें ज्यादा किसमें कम हो, बोलिए तो एक सपोज बार। ट्रिगर ट्रिगर प्राइस प्राइस में में? आपने ट्रिगर प्राइस में आपने 90 रुपीज भरा, प्राइस में हाँ। आप 89 रुपीज 50 पैसा भर सकते हैं। ओ, वो ट्रिगर में हर टाइम ज्यादा रहेगा, ऊपर में रहेगा? सेल के केस में ट्रिगर प्राइस बड़ा होगा। सेल के केस में? हाँ। अच्छा। और और सपोज बाय का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उस केस में आपका प्राइस ज्यादा होगा, ट्रिगर प्राइस कम होगा। तो बाई का टाइम स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं, बाई का टाइम तो आप जब वो तो शॉर्ट सेल ऑर्डर, करते हैं पोजीशन, आप जब शॉर्ट सेल करते हैं ऑर्डर में पोजीशन, प्राइस लिख देते हैं, हाँ?
आप जब शॉर्ट सेल करते हैं पोजीशन को, उस समय की बात कर रहा हूँ कि आपने सपोज हम्म, स्टॉक को सेल किया और आप उसे अच्छा। वापस बाय का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उस केस में ट्रिगर प्राइस छोटा आएगा, प्राइस बड़ा आएगा। आप सेम प्राइस ओ, भी फॉलो कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है जब स्टॉप लॉस जंप ना हो जाए, इस वजह से हम प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस भरते हैं। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी नॉर्मल में वो ट्रिगर प्राइस ज्यादा होना चाहिए और प्राइस कम होना चाहिए, और सेल का टाइम जिस टाइम वो राइट्स वाला बोल शॉर्टेज वाला बोल रहे हैं उस टाइम ट्रिगर प्राइस ज्यादा होगा और प्राइस में कम होगा। यस, ओ, प्राइस ऐसा इसलिए में होता ज्यादा है। होगा। डिफरेंस क्यों, डिफरेंस इसलिए हम्म, लिया जाता है कि कई बार मार्केट में जब वॉलेटिलिटी हायर होती है, तो सपोज आपने 90 रुपए पर प्राइस लगाया और वो प्राइस ही नहीं आया, सीधा 89 का प्राइस आया, तो आपके ट्रिगर होने के चांस कम हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो उस केस में हम डिफरेंस थोड़ा सा लेते हैं कि अगर इस रेंज के बीच में अगर कहीं भी प्राइस आया तो हमारा स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाएगा। किस टाइम? जब भी मार्केट में जब भी ट्रेड होगा। हम्म, सो हाँ, नेक्स्ट इज एंट्री एंड एग्जिट डिसीजन। जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं, आपको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट लेना है। जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो हमेशा आपको 9:30 के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जो भी बीटीएसटी ट्रेड लेकर जाते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड लेकर जाते हैं, या बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो सुबह 9:15 पर ही अपना सौदा काट देते हैं, 9:15 से 9:30 के बीच में अपना सौदा काट देते हैं। तो मार्केट इनिशियल लेवल पर सेटल हो रहा होता है। तो जब भी अगर अच्छा आप कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं स्टॉक में, आपको अच्छा, 9:30 के बाद ही एंट्री लेना है। स्टॉक में। हाँ, स्टॉक हो, फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, आपको हाँ नाइन हाँ, थर्टी के बाद ही एंट्री लेना है। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है, इंट्राडे का थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट कैंडल बन जाता है। उसके बाद आप अच्छा एंट्री ले सकते हो। एग्जिट क्या है कि मेनली 3 बजे तक आपको एग्जिट ले लेना है, क्योंकि 3 बजे के बाद जो बड़ी पोजीशंस है, बड़े इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो अपनी पोजीशन वाइंड अप करते हैं, पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो सपोज अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 9:30 के बाद ही ट्रेड लेना है, और 3 PM से पहले एग्जिट ले लेना है। हम्म, क्योंकि अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, 3:15 के बाद ब्रोकर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ कर देगा, अगर आपने लिमिट्स यूज किया हुआ है। अच्छा यस। और अच्छा, वो भुगतान कर देता है। अच्छा। ब्रोकर कर देता है अगर आपने लिमिट्स यूज किया है, और अगर आपने हम्म, इंट्राडे प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली 3:15 तक आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एंट्री एंड एग्जिट डिसीजन दो बेसिस पर होता है कि आप अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो 9:30 के बाद कोशिश कीजिए उस समय ट्रेड लेने के लिए। और अगर आप बीटीएसटी ट्रेड कर रहे हैं, लाइक आपने डिलीवरी बेस्ड बाइंग किया है, तो आप सुबह हाँ 9:15 पर भी सेल कर सकते हैं। सपोज आपको लगता है कि खुलते ही मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आ सकता है, तो आप 9:15 9:16 पर अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश ऑर्डर एंट्री कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, उस केस में आप हम्म 9:30 के बाद ही ट्रेड लीजिए। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, मार्केट खुलता तो एकदम तेजी से है, लेकिन खुलते ही बाजार नेगेटिव चला जाता है, या हम्म, अगर नेगेटिव खुला है, नेगेटिव खुलते ही वो अगले 5-10 मिनट में, 15 मिनट में बाजार पॉजिटिव हो जाता है। तो सपोज आप सेल साइड का ट्रेड लेना चाहते थे और बाजार अगले 15 मिनट में तेज हो जाता है, तो आप नुकसान से बच जाएंगे। हम्म, सो ये कुछ प्री चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए मार्केट में। एंट्री एंड एग्जिट डिसीजन आपका चार्ट के बेसिस पर भी आ सकता है, कि लाइक आप स्टॉक पर देख रहे हैं कि मेरे को यहाँ पर एंट्री लेना बनता है, यहाँ पर कोई अच्छा पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, कोई अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, या कोई अच्छा कैंडल स्टिक लाइक बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, या कोई एक हैमर पैटर्न बन रहा है, तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। एग्जिट लेंगे कि जहां आपको लगता है कि 10 से 15 मिनट का मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, या मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ और मार्केट में कुछ बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, तो आप उस लेवल पर पोजीशन में एग्जिट ले सकते हैं। ओके। अच्छा, हम्म, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डेली होमवर्क। जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें, तो आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है। लाइक आपको ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई मेजर अनाउंसमेंट तो नहीं किया, या किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे, वो सब आपको देखना होता है। आप किसी स्टॉक में बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो आप डेली बेसिस पर चेक करेंगे कि मेरे को कल इंट्राडे में क्या सौदे लेने हैं, क्या ट्रेड लेना है। पोजिशनल अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, तो आप उसे
मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू कर सकते हैं। आपको डेली होमवर्क करने का जरूरत नहीं होगा। डेली होमवर्क उनके लिए जरूरी है जो सिर्फ प्योरली इंटरडे करते हैं, या बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं, या फिर वीकली या मंथली बेसिस पर ट्रेड करते हैं। अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली बेसिस पर मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म हाँ, ट्रेडर हैं तो जितना आप शॉर्ट टर्म में मार्केट को स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। आपकी हम्म एनालिटिकल स्किल्स इंक्रीज होती जाएंगी। हम्म ओके। ठीक, हाँ। सो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर ले सकते हैं डेली बेसिस पर। आप उसका हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन दोनों ले सकते हैं। तो उसमें आपको काफी सारी न्यूज मिलेगी मार्केट को लेकर, मार्केट के अपडेट्स मिलेंगे, कंपनीज के बारे में अपडेट्स मिलेंगे, और ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स मिलेंगे। तो इससे आपका थोड़ा न्यूज के थ्रू मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें लेटेस्ट जो कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे वो भी आप पढ़ सकते हो। तो डेली होमवर्क में आप अपना एक न्यूज़पेपर ऐड कर सकते हो, प्लस जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज, या बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उनको सुन सकते हो सिर्फ, लेकिन ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना। अच्छा अच्छा, हाँ, फॉलो करना तो चाहिए। तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स जो बोल रहे हैं वो भी देखेगा, फॉलो करेगा, उसमें क्या नॉलेज आता है वो भी कुछ दिन फॉलो करके देखना पड़ेगा। जी। अच्छा। जस्ट आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप हाँ ये हाँ हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट वन इज मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट सेंटिमेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं या कोई इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं कि मार्केट में इस समय ग्रीड है या फियर है। फियर मींस मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है तो हर एक इन्वेस्टर या ट्रेडर, मार्केट में डर लगता है उसे इन्वेस्ट करने से, ट्रेड करने से, और मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है तो मार्केट में फियर है काफी ज्यादा। हर हर दिन मार्केट काफी नीचे आ रहा है। या फिर ग्रेड का मतलब होता है कि जब मार्केट कंटिन्यूअसली राइज करते जा रहा है, राइज करते जा रहा है, तो हर एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एंटर करता है अपना अच्छा पैसा बनाने के लिए। मार्केट सेंटिमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। ग्लोबली क्या है कि जैसे अभी यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है, ओवरऑल लिक्विडिटी सेंटिमेंट्स कैसे हैं, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में क्या मूवमेंट आ रही है, वो सब चीजें आप मार्केट सेंटिमेंट्स के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं कि निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ओवरऑल सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट में। तो उसके बेसिस पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। हम्म लास्ट इज लेटेस्ट न्यूज एंड इवेंट्स। लेटेस्ट न्यूज मींस किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, या कंपनी की आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी है। मेजर इवेंट्स इस तरह के होते हैं, लाइक आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस कर रहा है, यूएस फेड का कोई पॉलिसी मीटिंग है, बजट इवेंट्स है, लाइक आप फरवरी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उस समय बजट अनाउंसमेंट होता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो बजट इवेंट्स के दौरान मार्केट में काफी हायर वॉलेटिलिटी रहता है। तो जब हायर वॉलेटिलिटी होता है और अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए काफी रिस्की हो जाता है। सो आपको ये भी देखना होता है कि मार्केट के किस साइकिल में आप ट्रेड कर रहे हैं। सपोज आप ऐसे ट्रेड में एंटर किए जहां मेजर ट्रेंड मार्केट का डाउनफॉल पे था, तो आप जिस भी स्टॉक में एंटर करोगे वहां से आपको नुकसान देखने को मिलेगा। और अगर आप मार्केट के अप ट्रेंड साइकिल में ट्रेड कर रहे हैं तो सपोज बाय और डिप्स का स्ट्रेटजी अगर आप रखते हैं, उस केस में क्या होगा, मार्केट अगर गिरता भी है तो मार्केट कल को 4-5 दिन बाद, महीने बाद दोबारा रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर बियर ट्रेड में अगर आप एंटर कर गए और स्टॉक्स में आप बाय कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो वहां आपको अच्छा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा इलेक्शंस के रिजल्ट्स, इलेक्शंस में कौन सी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट स्टेबल होगी या नहीं होगी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में, स्टेबल गवर्नमेंट के बारे में। इसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस, लाइक किस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहा है, एनुअल रिजल्ट्स आ रहा है, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है, ये सब हम कॉर्पोरेट एक्शंस में चेक कर सकते हैं अगर आप किसी कंपनी में ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले। इसके अलावा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे, कंपनी को प्रॉफिट राइज हुआ या नहीं हुआ, कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स में प्रॉफिट अच्छा आया या नहीं आया, कंपनी का ओवरऑल रिवेन्यू कितना रहा, कंपनी कितना इंपोर्ट करती है, कितना एक्सपोर्ट करती है, कहाँ कहाँ उसके ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उसके, वो सब आप क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी की बैलेंस शीट्स के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं।
प्लस कंपनी क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट्स कर रही है, कंपनी क्या किसी कंपनी में मर्ज हो रही है या किसी कंपनी में डीमर्ज हो रही है, ये सब आप हाँ इवेंट्स फॉलो कर सकते हैं। ये काफी हाँ इंपॉर्टेंट इवेंट है। जैसे अभी पिछले 3-4 हाँ दिन पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 0.50% रेपो रेट को इंक्रीज किया, जिस वजह से मार्केट में लिक्विडिटी सक हो जाता है, और जिस वजह से इन्फ्लेशन को कॉम्पीट करने के लिए आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी सेंट्रल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को राइज कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कॉम्पीट करने के लिए। तो इन सभी इवेंट्स को हमें अपने माइंड में जरूर रखना चाहिए। हम्म, तो ये इवेंट्स जब भी आप ट्रेड करें मार्केट में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, आपको इन इवेंट्स को फॉलो जरूर करना चाहिए। और स्पेशली जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी या इलेक्शंस आउटकम या प्रॉपरली कॉर्पोरेट एक्शंस इवेंट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। कमिंग वीक में आप देखोगे कि आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आईटी कंपनी के रिजल्ट्स के दौरान आप देखेंगे इंडेक्स में काफी बड़ा मूवमेंट रहता है। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो हैवीवेट इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, जिसमें अगर आप आइदर साइड 5 to 10% का मूव देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स में ऐसा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। और किसी कंपनी में मर्जर या डीमर्जर का न्यूज आ रहा है, वो भी हमें फॉलो जरूर करना चाहिए। हाँ सही है। हाँ ओके। हाँ तो मेनली आज का टॉपिक यही था। फर्दर जैसे जो भी टॉपिक रहेगा हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो एक तो था, वो तो चला